बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं अब नॉर्मल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करने लगा हूँ। इसकी जो मेन रीजंस है ना, या तो मतलब ड्यूडेनम जेजुनम इलियम के अंदर माल अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, या पेंक्रेटाइटिस होगा, या ब्लॉकेज होगा पेपिला या वेटर, यानी जहाँ पे बाइल और पेंक्रियाटिक डक्ट मिल रही है ना, वहाँ पे एक डक्ट बनती है जिसे कहते हैं पेपिला या वेटर हो गया, उसकी ब्लॉकेज होगा। या फिर हेड ऑफ पेंक्रियाज के ऊपर जो है ना, वो क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से सेक्रीशन में थोड़ा सा मसला होगा। तो अब बाकी जो है ना, हम उसके हेड को रिमूव कर देते हैं पेंक्रियाज को, जिसकी वजह से तो मेलेग्नेंसी की वजह से जो है ना वो इसकी नॉर्मल से डाइजेशन में मसला आ जाता है। अब पेंक्रियाटाइटिस को डिस्कस कर लूँ तो आप कह सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज है, ठीक है। पेंक्रियाज की इन्फ्लामेशन अब ये दो तरह की हो सकती है। दो मेन कैटेगरीज गाइडन के अंदर लिखी हुई है, एक है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, एक है जनाब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, इनके पहले मेन काजेज़ क्या हैं? मतलब या तो वो अचानक होगी या कोई पुरानी जो है ना वो इन्फ्लामेशन चल रही है पेंक्रियाज की। मेन काजेज़ के अंदर अगर हम देखें तो ना, शराबी बंदा जो होता है ना, मतलब पहले भी जो आ रहे थे ना, अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जब आप कह दें ब्लॉकेज ऑफ पेपिला ऑफ वेटर हो गया, उसकी ब्लॉकेज है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन होगी। अब क्या होगा ब्लॉकेज की वजह से, क्या होगा? हमें पता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है पेंक्रियाज से जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजिन, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जब वो बाहर आता है इंटेस्टाइन के अंदर तो एसिडिक मीडियम की वजह से वो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर वो पेपिला या वेटर जो है ना वो ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजिन तो यहीं पे अकामुलेट हो रहा है। अब इस ट्रिप्सिनोजिन जो है ना वो ना तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होगा, अगर कुछ अमाउंट जो होती है ना, अगर पड़े पड़े ना, इसकी खुद ब खुद एक्टिव होना शुरू हो जाती है ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। बाकी सारे का सारे ट्रिप्सिनोजिन में अंदर कुछ अमाउंट जो है ट्रिप्सिन के अंदर कहाँ पे अभी बाहर नहीं निकला, पिला या वेटर के बाहर नहीं निकला, यहीं पे जो है ना अकामुलेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगी। अब ये तो एक्टिव एंजाइम है, इसने क्या करना है, पेंक्रियाज को ही खाना शुरू कर देना है, ठीक है। मतलब क्या करेगा, जो डाइजेस्ट कर देगा पेंक्रियाटिक सेल्स को, डाइजेस्ट कर देगा पेंक्रियाटिक सेल को, और ये क्या लीड करेगा, पेंक्रियाटाइटिस। अच्छा, इसमें मेनली जो है ना वो हार्मोन जो होते हैं ना, इंसुलिन वाले हार्मोन, वो अफेक्ट ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। इस वजह से पेंक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट होता है ना, वो उसके अंदर इंसुलिन जो है ना वो ऑलमोस्ट नॉर्मली रहती है। इसमें अल्फ़ा बीटा सेल जो है ना, बीटा सेल मोस्टली अफेक्ट नहीं होते। बस एक बात ये थी। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि माल अब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अब्जॉर्ब नहीं हो रहा न्यूट्रिएंट से, फेलियर ऑफ द न्यूट्रिएंट टू अब्जॉर्ब नॉर्मली इज़ कॉल्ड एज माल अब्जॉर्प्शन। अब जब अब्जॉर्ब भी नहीं कोई चीज़ हो रही तो उससे एक्शन कैसे करेगी, इस वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट वगैरह सारी की सारी रुक जाएगी। अब एक नेक्स्ट इसने एक तो माल अब्जॉर्प्शन हो गया, एक होता है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी है, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो है ना वो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में फेलियर हो जाता है। मतलब फेलियर सेम वही है, सिंड्रोम से रिलेटेड है। अगर माल अब्जॉर्प्शन ना हो तो वो उसे सिंड्रोम कहते हैं। फेलियर ऑफ अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ना हो ना तो हमें कहते माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो चार कैटेगरीज हैं। एक है कॉरहॉर्न, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ट्रॉपिकल सप्रू आ जाएगा, यार मार्कर भी ख़त्म हो गई है, सॉरी गाइस। ट्रॉपिकल सप्रू, SPRUE, ठीक है। नंबर 3 पे स्टीटोटोरिया हो गया, और नंबर 4 पे क्या होगा, सीलिक डिजीज़ हो गया, मतलब CLIC सीलिक डिजीज़। ये सारी की सारी जो है ना वो किससे रिलेटेड है, माल अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। अभी हम इसको बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। ओके जी, तो पहले जो है ना वो सबसे पहले है कॉर्न डिजीज़, मतलब माल अब्जॉर्प्शन से ये भी रिलेटेड है। इसका दूसरा नाम इंट्राटाइटिस है। अच्छा, इसको ये एक किस्म की ना इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, IBD के नाम से आपको गाइटर में मिलेगा। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी की सारी इन्फ्लामेशन होगी, वो फूली हुई आपको नज़र आएंगी। और फिर ये क्या, ये मोस्टली जो होता है ना लोअर पार्ट ऑफ इलियम के अंदर होता है, मतलब इलियम का जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में लोअर पार्ट,
वहाँ पे सारे का सारा होता है, जिसकी वजह से ये बाउल की जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ ऑब्स्ट्रक्शन कह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो ऑब्ज़र्व नहीं होगी इस लोअर पार्ट ऑफ इलियम, देखो ना यार, ये लोअर पार्ट ऑफ इलियम सपोज करो है, ये इसकी सारे से स्वेलिंग है, यहाँ पे कोई चीज़ ऑब्ज़र्व भी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, सारे का सारा वो माल ऑब्ज़र्प्शन होगा और ये लीड करेगा किसको, डायरिया। ये सारे का सारा कॉर्न डिजीज़ के मुतालिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ भी इसे कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब मोस्टली लोअर पार्ट ऑफ इलियम के ऊपर माल ऑब्ज़र्प्शन होती है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अब इसके जो है ना मेजर काज इन्फ्लामेशन का क्या है, ये है ऑटो इम्यून डिजीज़ है एक किस्म की ना, ऑटो इम्यूनिटी में ना अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। अब जब कोई भी वायरस, ठीक है, या बैक्टीरिया आएगा तो ये इंटेस्टाइन उसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन अपने अंदर कर लेगी, मतलब उसकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गई है। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि एक तो हमें ना वेट लॉस उस बंदे के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा है विटामिन की डेफिशिएंसी नज़र आएगी, ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन उसकी होगी, यानी पेट के अंदर वो दर्द की शिकायत करेगा। चौथा है वो हर वक्त डायरिया का होगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो होगी एनीमिया प्लस फीवर, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ये आपने नहीं भूलना है, ठीक है। ये सारी कॉर्न डिजीज से मुतालिक। नेक्स्ट जो मैंने बताया है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल स्प्रो, मतलब कि ये भी माल अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। उन लोगों में होता है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जाते हैं ना, ठीक है, कभी कभी जो विज़िटर जाते हैं, ये मोस्टली विज़िटर की है, उनको माल अब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब इसके अंदर जो है ना एग्जैक्ट तो अभी तक नहीं नोन, लेकिन ये एक एपिडेमिक इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसकी मेन जो है ना इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म ही ना कहा गया कि वहाँ पे ना इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से माल अब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसकी मेन जो फीचर्स आपको हैं, इंजेक्शन हो गया, डायरिया, इनडाइजेशन वो होगी, फिर उसको बंदे को डायरिया भी होगा, वेट लॉस भी होगा, फिर एनोरेक्सिया भी होगा, मतलब भूख वगैरह भी नहीं लगेगी, भूख भी सारी की सारी ख़त्म हुई पड़ी होगी। और इसके अलावा उसे पेन होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, क्रैम्प्स आएंगे, प्लस मसल के अंदर भी जो, ताकि विटामिन जो नहीं जा रहे तो मसल और एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जाएगा तो वहाँ पे नए नए बैक्टीरिया अपने नई रिएक्शन करवा देंगे। नेक्स्ट जो है ना वो है स्टीटोरिया हो गया, इसको मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ये बेसिकली जो है ना फैट की माल अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद फ़ैट को जिसने तोड़ फोड़ना है वो एंजाइम होता है पेंक्रियाटिक लाइपेज, मतलब पेंक्रियाज से एक एंजाइम आता है पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये एंजाइम अगर डेफिशिएंसी है ना पेंक्रियाटिक लाइपेज, इसने लिपिड पे एक्ट करना था ना, तो ये डेफिशिएंसी तो माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होगी। अब क्या होगा, सारे का सारा फैट उसके फीसिस से आएगा। अच्छा, इस पेशेंट में ना एक जो मेन है ना वो शिकायत करेगा कि उसके जो स्टूल है ना वो डिफ़िकल्ट टू फ्लश है, मतलब जब वो कंपोर्ट वगैरह में या फ्लश करता है तो उसके स्टूल जल्दी पास नहीं होते, क्यों, क्योंकि फ़ैट जो है ना उसकी डेंसिटी कम है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो फ्लश वाले पानी पे तैर रहते हैं, वो ये शिकायत भी करेगा कि उसके स्टूल जो है ना वो जल्दी फ्लश ऑफ नहीं होते। ये स्टीटोरिया की मेन जो है ना आम अल्फाज में कहें कि हमारी मैम ने ये बताया था कि मेन इसकी जो है ना वो सिम्टम्स है स्टीटोरिया की। नेक्स्ट जो है ना वो है सेलिक डिजीज़। सेलिक डिजीज़ भी बेसिकली ये है ऑटो इम्यून है एक किस्म की, ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर आप गाइटन को पढ़ें तो इसके ऑटो इम्यून, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो म्यूकोज़ा होता है ना इंटेस्टाइन का, वो और विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो म्यूकोज़ा होता है और विलाई जिन्होंने अब्जॉर्प्शन करवानी होनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बेचारे, दोनों के दोनों। अब इसकी जिसकी वजह से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, अब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो वो कहता है ना, वो कहता है इसको दूसरा नाम कहते हैं ग्लूटन ग्लूटन सेंसिटिव इंटेरोपैथी होगा। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए गंदा लिखा जा रहा है, लेकिन आपने समझ तो आ रही होगी। ग्लूटन सेंसिटिव इंटेरोपैथी, इसका दूसरा नाम है सीलिक डिजीज़ का। इसके अंदर जो है ना वो ग्लूटन से उसे एलर्जी हो जाती है। सीलिक डिजीज़ बेसिकली ग्लूटन से, ग्लूटन किसके अंदर रहता है, वीट के अंदर, राई के अंदर, बार्ली वगैरह के अंदर। मतलब आपने बता देना ग्लूटन सेंसिटिव डिजीज में क्या था, ग्लूटन वो खा नहीं सकता, खाएगा तो उसे इंडाइजेशन हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। अब ग्लूटन बेसिकली किसके अंदर होता है, राई के अंदर होता है, वीट के अंदर होता है, ठीक है,
कुछ ग्रेन्स होते हैं, बार्ली जैसा कि हो गया, इन सब के अंदर जो है ना वो ग्लूटन होता है। आपने उसे कहना ग्लूटन फ्री डाइट खाए, क्योंकि ग्लूटन उसके लिए सरासर क्या है, पॉइज़न है इस ऐसे शख्स के लिए, क्योंकि उसकी ना तो विलाई है और जो इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। अब इसका मेन फीचर क्या है, सेम वही डायरिया होगा, यार फोकस एक तो पता नहीं आज क्या है, डायरिया होगा, स्टेटोटोरिया हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल जो है ना वो पेन की वो शिकायत करता है, वेट लॉस होगा, वही सारे के सारे सिम्टम, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन हो गया। अब एक यहाँ पे फिर एक मज़ीद उन्होंने बताया हुआ है ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ये क्या वाला है, ये मैं भी बताता हूँ इसको। अच्छा, कुछ बुक में लिखा हुआ है स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम, मतलब स्टैग्नेंट क्या मतलब, रुकावट, लूप सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल कंटेंट है ना, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स, वो क्या कहते हैं, स्टेसिस अपनी कर लेते हैं, मतलब रुक जाते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं जब वो रुकेंगे तो फिर बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा, बैक्टीरिया अपनी क्या करेंगे, ओवर ग्रोथ कर देंगे इन दी ल्यूमन के अंदर। कंटेंट पहले ही जमा था, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया और आ गए तो क्या करेंगे, ये स्मॉल अब्जॉर्प्शन करवा देंगे, ठीक है। मोस्टिच की जो है ना वो होती है विटामिन B12 की जो है ना वो माल अब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा इसकी एक मज़ीद है स्टिटोरिया जो है ना, जो पीछे हमने पढ़ा है, जिसके अंदर फैटी जो है ना फीसिस आ जाते हैं। तो ये इसके दो मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये थे कई सारे के सारे ना स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बाकी आप गाइडेंस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़। ये नहीं भूलना IBD इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज़ जो भी है यार।